हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त से सेहत चंगे, बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक सिनेमा के ट्रेलर को लेकर। बॉलीवुड का अपकमिंग सिनेमा है, उसका ट्रेलर कल ही निकला है, धुरंधर। और उस ट्रेलर को उम्मीद करता हूँ कि आप सबने देखा होगा, कल ही रिलीज हुआ। और कुछ ही महीने पहले इस सिनेमा का टीजर भी रिलीज हुआ था। तो देखिए, जब टीजर रिलीज हुआ था तो मुझे वो टीजर बहुत बढ़िया लगी थी, बहुत शानदार लगा था, क्योंकि उस टीजर में हमने देखा है कि इस सिनेमा में भरपूर एक्शन होने वाला है, मारपीट होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान के बैकड्रॉप में इस सिनेमा को बनाया गया है। तो उस सिनेमा में जो उस टीजर में जो बीजीएम का इस्तेमाल हुआ था, वही पंजाबी इंग्लिश मिक्स करके जो गाना था ना, वो गाना बहुत बढ़िया लग रहा था, वो बीजीएम बहुत बढ़िया लग रहा था। यहाँ तक कि कल ट्रेलर में जिस बीजीएम का इस्तेमाल हमने देखा है होते हुए, वो बीजीएम भी मुझे बहुत बढ़िया लगा है। तो बॉस, एक एक सीन को एलिवेट करने के लिए ना बीजीएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या है कि सिनेमा आप कुछ भी बनाओ, अगर आपका बीजीएम बढ़िया नहीं होता तो आपका सिनेमा कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। और सिनेमा के एक एक सीन को अगर आपको अपलिफ्ट करना है, एक एक सीन को बड़े तरीके से आपको पेश करना है, तो उसके लिए उतना ही बढ़िया बीजीएम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीजीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिनेमा को अपलिफ्ट करने के लिए। ये बात आप, मैं, हम सब मोरलेस जानते हैं। अब आते हैं धुरंधर के ट्रेलर के कास्ट में। तो देखिए, ये एक मल्टी स्टारर सिनेमा है। यहाँ पे लीड रोल में नजर आते हैं रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, ऊपर से सारा अर्जुन, और भी ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में मौजूद है। राकेश बेदी भी है, और भी एक दो नाम है जो इस वक्त मैं भूल रहा हूं। खैर, बहुत सारे ऐसे नाम मौजूद है। कहने को मल्टी स्टारर कास्ट है, और इसका बजट देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कम से कम 80 से 100 करोड़ का बजट तो होना चाहिए, क्योंकि जिस स्केल में इस सिनेमा को शूट किया गया है, बजट कोई छोटा मोटा तो नहीं लग रहा है। और आदित्य धर इस सिनेमा के डायरेक्टर हैं। तो आदित्य धर को आप सब जानते हैं, जिन्होंने उड़ी बनाया, आर्टिकल 370 और फिर बारामुल्ला जैसी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट प्रोड्यूस सब किया है। उड़ी को उन्होंने डायरेक्ट किया, आर्टिकल 370 और बारामुल्ला, इन दोनों फिल्मों को इन्होंने बस प्रोड्यूस किया हुआ है। तो धुरंधर इस सिनेमा के वो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर भी है। तो उड़ी के बाद उनका ये सेकंड फिल्म है एज अ डायरेक्टर। तो आदित्य धर, इनके जो सिनेमा है, अगर ओवरऑल समअप करूं तो टेररिज्म को लेकर होता है। इंडिया में टेररिज्म को लेकर जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं को लेकर आदित्य धर सिनेमा बनाते हैं। और टेररिज्म जो है उन्होंने बहुत ही करीब से देखा है। क्यों? क्योंकि आदित्य धर खुद एक कश्मीरी पंडित है, और उनका जो एक फिल्म आई थी बारामुल्ला, वो कश्मीरी पंडितों को लेकर है। और आर्टिकल 370 जो है वो भी कश्मीर में बेस्ड है। तो आदित्य धर खुद एक कश्मीरी पंडित है, तो उन्होंने टेररिज्म को बहुत करीब से देखा है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये उनके दिल से निकलता है। और जो भी फिल्म ये बनाते हैं एज अ डायरेक्टर या एज अ प्रोड्यूसर, उस फिल्म के पीछे बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च होता है। चाहे आप उड़ी की बात कर ले, चाहे आर्टिकल 370 की बात कर ले, या बारामुल्ला की बात कर ले, हर एक सिनेमा में बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च मौजूद है। बिना रिसर्च के वो अपनी फिल्म नहीं बनाते। और धुरंधर का जो मैंने ट्रेलर देखा, उससे भी मुझे साफ पता लग रहा है कि सिनेमा के पीछे भी बहुत डिटेल्ड रिसर्च है। देखिए, जब धुरंधर का टीजर निकला था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये 1980-90 के बैकड्रॉप में बन रहा होगा। और हाँ, यहां से एक और बात याद आया, आर माधवन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। खैर छोड़िए। तो जब ट्रेलर रिलीज हुआ कल, तब देखकर लगा कि नहीं, ये 1980-90 के बैकड्रॉप में नहीं है, ये 2008 26/11 जो अटैक्स हुए मुंबई में, उसके बाद से ये कहानी शुरू होता है। एक्चुअली 2008 से शायद इस कहानी का टाइम रेंज 2014 तक हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा खबर सुनने को आया है कि धुरंधर का जो फुटेज शूट हुआ है वो करीबन 7.5 घंटे का है। 7.5 घंटे का फुटेज।
अब 7.5 घंटे का एक फिल्म है। अब ये जो फिल्म है 2 पार्ट्स में रिलीज होने वाला है। तो पहला जो पार्ट है उसको सारे मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि 3 घंटे 15-20 मिनट के अंदर सेंसर किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा फिल्म है, बहुत बड़ी कहानी है। तो धुरंधर शायद हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा, ऐसा अब तक का खबर है। और पाकिस्तान में एक इलाका है लियारी, LYARI, लियारी, जो कराची में उपस्थित है। तो उसी लियारी में ये पूरा सिनेमा का सेटिंग है। और लियारी में गैंग वॉर्स बहुत ही कॉमन और बहुत ही इनफेमस एक चीज़ है। तो उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ पे पूरा डिटेल में तो आपको कह नहीं सकता। अगर आपको डिटेल में इतिहास जानना हो तो आप इंटरनेट से बेझिझक देख सकते हैं, चाहे यूट्यूब से हो या विकिपीडिया से, कहीं से भी हो, आप इंटरनेट में लियारी गैंग वॉर का इतिहास जो है बेझिझक देख सकते हैं। तो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है रहमान डकैत, ये लियारी गैंग वॉर का एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण किरदार है। एक बहुत ही मतलब डरावना इंसान है, डरावना कसाई, जो रास्ते में सबके सामने लोगों का सिर काटता था कसाईयों की तरह। बहुत ही खतरनाक इंसान था ये अब्दुल रहमान बलोच, जिसे सब कहते थे रहमान डकैत। अब आते हैं लियारी गैंग वॉर के थोड़ी सी डिटेलिंग्स में। तो देखिए, लियारी एक ऐसा इलाका है कराची का जहां पे बहुत सारे मतलब एथनिसिटी के लोग बसते हैं, खासकर वो लोग जो इंडिया से इमिग्रेट होकर आए, चाहे सिंधी हो, गुजराती हो, मुंबई से कुछ लोग हो, या फिर पंजाब से कुछ लोग हो। तो इंडिया से मतलब बहुत सारे लोग जब इमिग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे तो वो कराची में सेटल हुए थे, खासकर लियारी में। तो वो सारे एथनिसिटी के लोग ये सब मिलकर अपने आप में बहुत सारे गैंग्स बना लिए, और ये सारे गैंग्स एक दूसरे को मार पीटने में व्यस्त रहते थे। मतलब एक वायलेंट इलाका बन गया था ये लियारी। और उस वायलेंस को हटाने के लिए पाकिस्तान का सरकार, पुलिस, ये सब परेशान हो गए थे, क्योंकि ये गैंग वॉर्स जो है बहुत कॉमन हो गया था और मासूम लोगों की जान वाक खतरे में होती थी हर पल हर वक्त। तो उस गैंग वॉर का एक बहुत बड़ा ये नाम कहलाता है, ये रहमान डकैत। और इनका भी अपना गैंग था भाई साहब। इनका गैंग का नाम था पीपल्स अमन कमिटी। और उस लियारी इलाके में 2 पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा था। एक तो है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, और दूसरा था MQM। तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वो इस PPP से ताल्लुकात रखते थे और उनका फुल सपोर्ट था रहमान बलोच को, रहमान डकैत को। और उनके सपोर्ट पे ये रहमान डकैत अपना जंगल राज चलाता था। पहले कहा कि कसाई, मतलब कसाईयों की तरह गला काटता था, कसाईयों की तरह खून बहाता था। इनसे लोग डरते थे, डर के मारे लोगों की फटती थी इनसे। लेकिन फिर अगले साल 2009 में ये किसी एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस के गोली, कराची पुलिस के गोलियों से ये छल्ली हो गए थे। ये रहमान डकैत उनके गोलियों से छल्ली हो गए थे। तो ये थी उनकी कहानी। और फिर संजय दत्त का जो कैरेक्टर है SP चौधरी असलम खान, SP चौधरी असलम, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये एक पुलिस ऑफिसर कहलाते थे पाकिस्तान में। और इनका नाम खासकर क्यों लिया जाता है, क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया था इस लियारी में गैंग वॉर को खत्म करने के लिए। तो इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था लियारी गैंग वॉर को खत्म करने के लिए। इनसे जो बन पड़ा इन्होंने किया। ऑलरेडी ये सस्पेंड भी हो चुके थे, ये जेल में भी जा चुके थे। इनके अपने तौर तरीकों के वजह से सस्पेंशन और जेल जाना इनके लिए मामूली सी बात थी।
पर फिर भी उनको इस ल्योरी गैंग वॉर के मिशन में अपॉइंट किया गया था, उसको खत्म करने के लिए, ल्योरी गैंग वॉर को। तो फिर 2014 उस साल में चौधरी असलम खान को मार दिया गया था, और उनको मारने के पीछे हाथ था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। इस ग्रुप का हाथ था चौधरी असलम को मारने के पीछे। तो वही कैरेक्टर या संजय दत्त प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। और अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है ये भी रियल लाइफ कैरेक्टर है, मेजर इकबाल, आईएसआई से ताल्लुकात रखने वाला मेजर इकबाल, और जिसका बहुत बड़ा हाथ था हमारे 26/11 अटैक के पीछे। और वो नाम एक डेविड कोलमैन, जिनका ये हैंडलर हुआ करते थे मेजर इकबाल। डेविड कोलमैन को तो आप सब जानते हैं, डेविड कोलमैन हेडली, जो अभी यूएसए की प्रिजन में है। तो ये मास्टरमाइंड थे 26/11 अटैक के पीछे, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स। तो इनके पाकिस्तानी हैंडलर्स और ट्रेनर में से एक थे ये मेजर इकबाल आईएसआई के, और दूसरे थे साजिद मीर। अब साजिद मीर यहाँ पे कोई प्ले कर रहा है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेजर इकबाल के रोल में या अर्जुन रामपाल नजर आ रहे हैं। और जब ट्रेलर शुरू होता है तो सबसे पहले हमें अर्जुन रामपाल की आवाज में डायलॉग सुनाई दे रहा है, और अर्जुन रामपाल भी दिख रहा है, जहां पे वो कहते हुए नजर आता है कि 1971 में उस वक्त वो सिर्फ 6 साल के थे। अपने सामने अपने परिवार को जलते हुए उन्होंने देखा, और फिर जनरल जियाउल हक का एक जुबानी उनके दिमाग में सटक गया था, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़के को उनके शरीर से वो खून निकाल रहे हैं, और जिस तरह वो खून निकाल रहे हैं वो सीन बहुत ही वायलेंट है, इस बात पे कोई शक नहीं है। वो तार वार लगा के जिस तरह खून निकाल रहे थे, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वायलेंट सीन है, मैं कह रहा हूं। तो अर्जुन रामपाल का झलक देखने के बाद हमें आर माधवन का भी झलक देखने को मिल रहा है। और आर माधवन यहाँ पे जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन अजित डोवल। तो उनका यहाँ पर कोई और नाम रखा गया है। तो यहाँ आर माधवन के कैरेक्टर यानी कि अजित डोवल को हम बोलते हुए सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी में इंडियन इन्फिल्ट्रेशन की जरूरी है, यानी कि किसी इंडियन स्पाई को पाकिस्तानी आर्मी में छुपके से घुसाना एज एन इन्फिल्ट्रेटर बहुत जरूरी है, ताकि पाकिस्तानी ये हमेशा याद रखे कि भारत में हमला करने का क्या नतीजा हो सकता है। तो फिर उनके कहने के अनुसार ये रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है ये इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान में ये इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, इस ल्योरी गैंग वॉर का ये भी हिस्सा बन जाते हैं। किसी ना किसी ग्रुप के साथ ये हाथ मिलाकर वापस सेटल हो जाएंगे, और फिर ये अपने तरीके से वहाँ पे उन लोगों से बदला लेंगे। तो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो फिक्शनल है, और ओवरऑल अगर कहानी बताई जाए उसमें भी बहुत सारे ऐसे फिक्शनल एलिमेंट्स मौजूद होंगे, लेकिन जो भी कहानी है रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड है। इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, लेकिन ओवरऑल अगर बताया जाए तो एक फिक्शनल कहानी है, क्योंकि रणवीर सिंह ये कैरेक्टर फिक्शनल है। ये मतलब रॉ का एक कैरेक्टर है जो पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तानी गैंग में इन्फिल्ट्रेट होता है और वहां पे उन लोगों का खात्मा करते हुए वहां नजर आते हैं। और जिस तरह से इस ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया है बहुत बढ़िया लगता है, और हर एक कैरेक्टर को एक अलग नाम दिया गया है। एंजल ऑफ डेथ वो नाम दिया गया मेजर इकबाल को, और यहां तक के चैरियटियर ऑफ कर्मा ये नाम दिया गया अजीत डोवल के कैरेक्टर को। रणवीर सिंह का कैरेक्टर इनको दिया गया रैथ ऑफ गॉड, और बारबेरियन ऐसा कोई नाम था, वो एपेक्स बारबेरियन, वो नाम दिया गया रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को। संजय दत्त को नाम दिया गया जिन,
तो ऐसे स्पेशल नाम दिए गए। तो सबके कैरेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया और एकदम आखिर में रणवीर सिंह के गले से हम डायलॉग सुनते हैं कि अगर आप सबके पटाखे खत्म हो गई हो तो थोड़ा बहुत धमाका मैं शुरू करूं। उसके बाद से हम रणवीर सिंह के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस्ड होते हैं अच्छी तरीके से। तो इस सिनेमा में एक्शन भरपूर है, वायलेंस भी भरपूर है और देखकर यह साफ पता लग रहा है कि सिनेमा को ए रेटिंग मिलेगा, मतलब एडल्ट वाला रेटिंग इस सिनेमा को मिलने वाला है, क्योंकि सिनेमा में ऐसे बहुत वायलेंट सीन्स है। ठीक है, तो बॉस ये ट्रेलर तो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। और आदित्य धर, इनके सिनेमा में बहुत गहरा रिसर्च होता है, ऐसा नहीं कि बस सरफेस लेवल पर कोई इंफॉर्मेशन देकर छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन आदित्य धर वो ऐसे डायरेक्टर नहीं है। वो मतलब एकदम इंटेलिजेंट डायरेक्टर, उनको मालूम है कि सिनेमा कैसे बनाते हैं और ये एक काइंड ऑफ मसाला सिनेमा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोमांस है, एक्शन है और भी बहुत सारे मसाले यहाँ मौजूद है। और सारा अर्जुन के कैरेक्टर की बात कर ले तो ये तो एक पाकिस्तानी लड़की है और रणवीर सिंह सारा अर्जुन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इन गैंग वॉर्स में शामिल होने के लिए और उन लोगों को ख़त्म करने के लिए जिनके वजह से 26/11 की अटैक हुआ था। उन मास्टरमाइंड्स को ख़त्म करने के लिए सारा अर्जुन का वो इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये इश्यू है कि सारा अर्जुन और रणवीर सिंह, इन दोनों के उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इन दोनों की पेयरिंग कैसे या प्लान किया गया या क्या प्लान किया गया। देखिए, अभी तक इस सिनेमा में बहुत सारा जो डिटेल्स है वो हमें नहीं बताया गया, मतलब कहानी यहाँ पर हमसे छुपाया गया है। तो देखिए, जिस तरह का स्क्रिप्ट होता है उस तरह के कैरेक्टराइजेशंस होते हैं। जैसे कि दे दे प्यार दे में हमने अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह का पेयरिंग देखा। वैसे तो अजय देवगन रकुलप्रीत सिंह का जो पेयरिंग है अगर ऐसे देखा जाए तो ऑड लगता है, लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार दे दे प्यार दे में उनका पेयरिंग सही था कि नहीं। तो यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा एज गैप का मामला है। अब क्या है नहीं है ये तो पूरा सिनेमा देखने के बाद ही मिलेगा। दिसंबर के 5 तारीख को यह सिनेमा रिलीज होने वाला है और इस सिनेमा को जो भरपूर हाइप मिला है देखकर तो लगता है कि ये एक बेहतरीन ओपनिंग लेने वाला है। अब बॉलीवुड के लिए ये एक बहुत बड़ा चिराग है, एक उम्मीद है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि आप सब जानते हो कि लॉकडाउन के बाद से बॉलीवुड का क्या हाल हुआ है। ज़्यादातर जो बड़े बड़े बजट की फिल्में बॉलीवुड पे रिलीज हुई है वो सब औंधे मुंह आ गिरी है, सारे के सारे फिल्में फ्लॉप हुई है। खासकर 2025 बॉलीवुड के लिए बहुत ही घटिया साल रहा है। तो अब इस घटिया साल में बॉलीवुड के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरणें ये धुरंधर जैसी फिल्म जगा सकता है, क्योंकि ये धुरंधर जो है बहुत ही मतलब एक देसी इंडिजिनस सिनेमा है जो ना तो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है और ना ही किसी फिल्म का रीमेक है, एकदम ओरिजिनल कंटेंट है। और जितने एक्शन सीन्स है, जितने भी सीन्स है, ये सब पूरा इंडियन है, इंडिजिनस है। तो शायद बॉलीवुड को ऐसी और फिल्मों की ज़रूरत है इस वक्त चलने के लिए। तो मुझे तो बहुत उम्मीदें है इस फिल्म से। तो आपकी क्या अपेक्षा है इस फिल्म से? अगर आपको ये ट्रेलर अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कैसे भी लगी हो, आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आप सबका इंतज़ार है मुझे। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।